जय हिंद दोस्तों, रखिए करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको नई अपडेट दूंगा 8वें वेतन आयोग के बारे में। मेरे पास कुछ नई इंफॉर्मेशन आई है 8 सीपीसी को लेकर, जिससे बताया गया है कि भारत सरकार कब तक आपको 8वें वेतन आयोग का फायदा दे सकती है, और यह भी बताया कि 8वें वेतन आयोग का कितना फिटमेंट फैक्टर आपको मिलेगा, और यह भी बताया कि 8 सीपीसी में कौन कौन से नए नियम शामिल होने चाहिए डिफेंस पेंशनर के लिए या फिर डिफेंस पर्सनल के लिए। तो दोस्तों एक मैसेज मैं आपको समझाऊंगा 8 सीपीसी के बारे में, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, नई जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, पूरा मैसेज समझते हैं 8 सीपीसी के बारे में। दोस्तों एक अपडेट आई है जिसमें बताया गया है ब्रिगेडियर अखिल KR सिंह द्वारा आयोजित एक व्याख्यान में कल सदन स्टार ऑडिटोरियम में भाग लिया गया। जी हाँ दोस्तों एक अधिकारी हैं जिनका नाम है ब्रिगेडियर अखिल KR सिंह। इनके द्वारा दोस्तों एक कार्यक्रम आयोजित करा गया, और दोस्तों कहां पर? सदन स्टार ऑडिटोरियम में, जिसमें 8 सीपीसी को लेकर कई चर्चाएं करी गई। जी हाँ दोस्तों, अब क्या क्या चर्चाएं करी गई 8 सीपीसी के बारे में वो जानना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों इसके कुछ पॉइंट है जो मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट है 8वें वेतन आयोग समिति की अधिसूचना अगले सप्ताह तक जारी होने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, यानी जो भारत सरकार अध्यक्षों की नियुक्ति करेगी जो 8 सीपीसी पर काम करेंगे, तो दोस्तों भारत सरकार अधिसूचना यानी सूचना जारी कर सकती है अगले सप्ताह तक। बता सकती है कि भैया हमने अध्यक्षों की नियुक्ति करी है, तो दोस्तों इसकी सूचना भारत सरकार अगले सप्ताह तक दे सकती है। फिर आगे क्या बताया? रिपोर्ट सौंपने की समय सीमा जून से सितंबर 2026 के बीच। जी हाँ दोस्तों, यानी जो पे कमीशन है वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगा भारत सरकार को कब तक? जून से सितंबर 2026 के बीच में। फिर आगे का बताया सरकार द्वारा कार्यान्वयन की संभावना जनवरी 2027 से, यानी भारत सरकार कब तक 8 सीपीसी लागू कर सकती है, कब तक आपको दे सकती है, इसमें बताया जनवरी 2027 के आसपास। और बेनिफिट आपको कब से मिलेगा? 1/1/2026 से। भले ही भारत सरकार 8वां वेतन आयोग आपको 2027 में दे, लेकिन बेनिफिट आपको मिलेगा 1/1/2026 से। कल भी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि भारत सरकार कहीं ना कहीं 8 सीपीसी लागू कर सकती है, या तो 2026 में या फिर 2027 में। और दोस्तों इसी के बीच, इससे पहले जो पे कमीशन है वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगा भारत सरकार को। अब दोस्तों आगे का लिखा है, अब आगे बात करिए फिटमेंट फैक्टर की और मिलिट्री सर्विस पे की। फिटमेंट फैक्टर वर्तमान महंगाई और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित होगा। जी हाँ दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर जो काम करेगा वो महंगाई के आंकड़ों पर करेगा, यानी DADR पे। तो दोस्तों DADR के हिसाब से जो आपका फिटमेंट फैक्टर होगा वो होगा दोस्तों 1.91। 1.91 का जिक्र करा गया है। जी हाँ दोस्तों, यानी जो ये मीटिंग हुई है, जो ये कार्यक्रम हुआ है, इसमें 1.91 का जिक्र करा है कि फिटमेंट फैक्टर 1.91 भारत सरकार दे सकती है। मिनिमम फिटमेंट फैक्टर, यानी दोस्तों अगर किसी सिपाही की बेसिक है 20,463 OROP 3 में, तो 8 सीपीसी में कितनी इनको मिलेगी? 39,085। जी हाँ दोस्तों, इतनी बढ़ोतरी हो जाएगी एक सिपाही की, यानी जो भी आपकी बेसिक पेंशन है उसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 1.91 से, और जितनी भी आपकी बेसिक आएगी वही आपकी 8 सीपीसी की बेसिक पेंशन होगी। तो दोस्तों इसमें 1.91 फिटमेंट फैक्टर बताया। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों ये सब वेरी करेगा DADR के आंकड़ों पर। जैसा आपको पता है DADR के जो आंकड़े आ रहे हैं वो कम ही आ रहे हैं। 60% या फिर 64% भी मुश्किल है कि पहुंच जाए जनवरी 2026 तक। तो दोस्तों उसके आधार पे आपका फिटमेंट फैक्टर कहीं ना कहीं बन रहा है 1.91 के आसपास। फिर दोस्तों आगे का बताया मिलिट्री सर्विस पे और भत्तों के लिए भी फिटमेंट फैक्टर 1.91 रहने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार अगर 1.91 फिटमेंट फैक्टर देती है तो दोस्तों वही फिटमेंट फैक्टर बेसिक पेंशन पे काम करेगा, मिलिट्री सर्विस पे काम करेगा। जैसे दोस्तों अभी मिलिट्री सर्विस पे आपकी 5,200 7 सीपीसी में अगर 1.91 फिटमेंट फैक्टर मिलता है, जैसे कि ये बता रहे हैं, तो आपकी मिलिट्री सर्विस पे हो जाएगी 8 सीपीसी में लगभग 9,932, यानी 10,000 के आसपास। और दोस्तों इसकी जानकारी मैंने आपको बहुत पहले भी दी थी पुराने वीडियो में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर भारत सरकार 1.92 देती है, 1.91 देती है, तो दोस्तों आपकी मिलिट्री सर्विस पे 10,000 के आसपास होगी। और दोस्तों इसमें भी 1.91 फिटमेंट फैक्टर का जिक्र करा है। अब दोस्तों आगे का लिखा है सेवाओं द्वारा 8वें वेतन आयोग तक एजेंडा बिंदुओं के प्रशिक्षण की चैनल प्रक्रिया। जी दोस्तों, अब दोस्तों
कुछ एजेंडा बताए हैं, कुछ पॉइंट बताए हैं। क्या बताए हैं? एपीसीसी, एनपीसीसी, एएफपीसीसी त्रिसेवा समिति, जी हाँ दोस्तों, यानी जो ट्राई सर्विसेज है उनके अनुसार प्रमुख स्टाफ समिति, सीओएससी और डीएमए 8वां वेतन आयोग समिति। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों इसमें कुछ समितियां काम करेगी, कुछ कमेटी काम करेगी जो 8 सीपीसी को निर्धारित करेगी। अब दोस्तों आगे क्या लिखा है? संभावित महत्वपूर्ण मुद्दे जो 8वें वेतन आयोग के समक्ष उठाए जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब 8वें वेतन आयोग में कौन कौन से मुद्दे चाहिए, कौन कौन से मुद्दे शामिल होने चाहिए डिफेंस पेंशनर के लिए या फिर जवानों के लिए। अब दोस्तों इसमें आगे क्या लिखा है? सामग्री, लगेज, क्लेम और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का ऑटो क्रेडिट पार्ट 2 आदेश के आधार पर। जी हाँ दोस्तों, यानी जो सामग्री क्लेम है या फिर जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है उसका जिक्र भी 8 सीपीसी में किया जाए, उसको बढ़ाने की मांग यहां पे करी जाए। और दोस्तों उसी के आधार पे फिर पार्ट 2 ऑर्डर। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है? अवकाश संचयन की सीमा को 400 से बढ़ाकर 500 दिन करना त्रिसेवाओं द्वारा सहमति। जी हाँ दोस्तों, जो ट्राई सर्विसेज है उनके द्वारा भी यह सहमति दी गई है कि जो अवकाश संचयन है उसकी सीमा को 400 से बढ़ाकर 500 दिन करना। जी हाँ दोस्तों, फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है? जेसीओज के लिए एलटीसी पर हवाई यात्रा की सुविधा। जी हाँ दोस्तों, यानी जो जेसीओज हैं वो एलटीसी पर जाते हैं, छुट्टियों पे जाते हैं, लीव ट्रैवल पे जाते हैं, तो दोस्तों उनके लिए हवाई यात्रा पे सुविधा दी जाए। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है? सभी अधिकारियों के लिए एसी सिविल हायर ट्रांसपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, सभी अधिकारियों के लिए, ऑफिसर्स के लिए एसी सिविल हायर ट्रांसपोर्ट की सुविधा उनको दी जाए। फिर आगे क्या लिखा है? एसएस अधिकारियों के लिए नागरिक समकक्षों के अनुरूप सुनिश्चित पेंशन, एनपीएस, यूपीएस जैसी व्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, जो एसएससी अधिकारी हैं उनके लिए नागरिक समकक्षों के अनुरूप सुनिश्चित पेंशन, या तो उन्हें एनपीएस के दायरे में या फिर उनको यूपीएस के दायरे में डाला जाए। फिर दोस्तों आगे का लिखा है? जेसीओज के लिए एमएसपी को एमएनएस के बराबर या उससे अधिक, यानी जो जेसीओज है उनकी एमएसपी को बढ़ाया जाए या फिर एमएनएस के बराबर करा जाए। यानी एमएनएस की जितनी 10,400 है, 10,800 है, उतनी जेसीओज की करी जाए। अब दोस्तों इसमें ओआरएस का जिक्र नहीं है, जवानों का जिक्र नहीं है, ऐसा क्यों? ये मैं सवाल करता हूं। भैया जब आप जेसीओज की एमएसपी बढ़ाने की बात कर रहे हो, जेसीओज की एमएसपी एमएनएस के बराबर करने की बात कर रहे हो, तो फिर ओआरएस की एमएसपी बढ़ाने की बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्या ओआरएस जवान नहीं है? क्या वो जवान नहीं है, देश की सेवा नहीं करते? क्या उनके लिए कोई रिस्क नहीं है? दोस्तों ये बात पहले भी उठी थी कि जो आर्मी हेडक्वार्टर है या फिर कोई जो दूसरे हैं वो सिर्फ जेसीओज की एमएसपी की बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि जेसीओज की एमएसपी बढ़ाई जाए। भैया ओआरएस की एमएसपी बढ़ाने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जिस तरीके से जेसीओज की एमएसपी बढ़नी चाहिए उसी ठीक तरीके से जवानों की भी एमएसपी बढ़नी चाहिए। मैं इसके हक में हूं। दोस्तों मैं इनसे अपील करूंगा कि 8वें वेतन आयोग में जिस तरीके से आप जेसीओज की एमएसपी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से ओआरएस की भी एमएसपी बढ़ाने की बात रखिए। जी हाँ दोस्तों इस पॉइंट से मैं सहमत नहीं हूं। जेसीओज की एमएसपी बढ़ेगी तो फिर ओआरएस की भी एमएसपी बढ़नी चाहिए। चलते हैं दोस्तों फिर अगले पॉइंट की तरफ। फिर दोस्तों आगे का लिखा है X1 और X2 समूह का विलय जेसीओज ओआरएस के लिए, यानी जो X1 और X2 ग्रुप है उनको मर्ज करने की बात करी जा रही है 8 सीपीसी में। फिर आगे का लिखा है Y ग्रुप की कुछ कैटेगरीज को X में अपग्रेड किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी जो Y ग्रुप है उसको भी मर्ज किया जाएगा कुछ कैटेगरी में, जैसे कि X ग्रुप की। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा दोस्तों यहां पे कंफ्यूजन है कि एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हैं। दोस्तों अगर ये मेरे से कांटेक्ट करते हैं तो दोस्तों मैं कुछ इनसे चीजें क्लियर करूंगा जेसीओज ओआरएस की ग्रुप को लेकर। फिर दोस्तों आगे का लिखा है भत्तों का निर्धारण ग्रुप ए सेवाओं के अनुरूप। जी हाँ दोस्तों, यानी जो अलाउंसेस हैं उसमें भी तब्दीली करी जाए उनके भौगोलिक स्थान के आधार पे, यानी जहां वो ड्यूटी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कहीं का एनवायरमेंट कुछ और होता है, कहीं का कुछ और होता है, तो उनके स्थान के आधार पे कुछ चीजें यहां पे चेंज करी जाए भत्तों में। फिर आगे का लिखा है बिना विकल्प दिए कर्मचारी के लिए स्वचालित वेतन निर्धारण जो कि सबसे लाभकारी हो। जी हाँ दोस्तों, यानी बिना कोई ऑप्शन दिए उनकी पे पेंशन बढ़ाना, बिना कोई ऑप्शन दिए स्वचालित रूप से जो उनके लिए लाभकारी हो, बेनिफिशियल हो। फिर दोस्तों आगे लिखा है फॉर्म डी के माध्यम से रियायती हवाई यात्रा की सुविधा। जी हाँ दोस्तों, एक फॉर्म डी है उसके माध्यम से हवाई यात्रा यहां पे सुविधाजनक बनाई जाए। फिर दोस्तों आगे लिखा है मानसिक तनाव को एक अलग भत्ता या फिर R&H भत्ते में शामिल किया जाना। जी हाँ दोस्तों, यानी जो अदर भत्ते मिलते हैं जैसे R&HC, RH में, उसमें दोस्तों कुछ चीजें चेंज करना। चाहे व्यक्ति पीस स्टेशन पर तैनात हो,
परंतु बाढ़ रहित, घायल सैनिकों की निकासी, आपदा राहत जैसे तनावपूर्ण कार्यों में संलग्न हो। जी हाँ दोस्तों, यानी उनकी कंडीशन को देखते हुए जितनी हार्ड कंडीशन है जिसके बेस पर उनको अलाउंसेस मिलते हैं, तो उसमें कुछ चेंज करा जाए 8 CPC में। फिर आगे का लिखा है हर 5 साल में कैडर समीक्षा, हर एक 5 साल में कैडर समीक्षा करी जाए, जैसा कि नागरिक सेवाओं में होता है। फिर दोस्तों आगे का लिखा है सेलेक्टेड कर्नल से ब्रिगेडियर तक सुनिश्चित पदोन्नति, यानी कर्नल से ब्रिगेडियर तक सुनिश्चित पदोन्नति दी जाए, प्रमोशन उनको दिया जाए। लेकिन दोस्तों जो भी इन्होंने मैसेज किया है, इसमें ऐसा लग रहा है कि इसमें अधिकारियों की बात करी जाती है कि अधिकारियों को किस तरीके से फायदा देना है 8 CPC में, उनके लिए चर्चा है। दोस्तों इसमें ओआरएस की एमएसपी बढ़ाने की बात नहीं करी है, जो ओआरओपी की विसंगतियां चल रही हैं जेसीओस की, उसके बारे में बात नहीं करी है कि 8 CPC में वो भी सुधरनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें और चीजें भी शामिल करनी चाहिए। अगर 8 CPC में चीजें शामिल करनी है तो साथ ही साथ ओआरएस की जो मांग है, जेसीओस की मांग है, वो भी शामिल होनी चाहिए। फिर दोस्तों आगे लिखा है तीनों सेनाओं में अधिकारियों के लिए एक समान सेवानिवृत्ति आयु, यानी 8 CPC में तीनों सेनाओं में जो अधिकारी है उनके लिए एक समान सेवानिवृत्ति आयु, रिटायरमेंट एज करी जाए। दोस्तों जो भी इसमें बातें उठी हैं वो कहीं ना कहीं अधिकारियों से संबंधित है। जो ओआरएस है, जेसीओज हैं, उनकी जो तमाम मांगे हैं वो इसमें शामिल नहीं है। तो दोस्तों मैं आग्रह करूंगा, अधिकारियों से मैं आग्रह करूंगा कि जिस तरीके से आप अपनी डिमांड रख रहे हैं उसी के साथ साथ ओआरएस जेसीओज की जो मांगे हैं वो भी शामिल करिए, बल्कि ज्यादा से ज्यादा शामिल करिए, ताकि जब 8वां वेतन आयोग मिले तो उसमें ओआरएस जेसीओज को कोई परेशानी ना हो पे और पेंशन में। तो दोस्तों मैं इनसे आग्रह करता हूं कि जिस तरीके से अधिकारियों से संबंधित आप मांग रख रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से जेसीओज ओआरएस से संबंधित मांग भी आप रखें, ताकि उनको भी फायदा मिले आगे चलकर। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। जी हाँ दोस्तों, इसके रिगार्डिंग आपको कुछ और कहना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, अपने सुझाव रख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को मैं ये खत्म करता हूं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को आप शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।